हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ये एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज से आप लोगों को डेली यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा संभवतः 18 फरवरी 2024 को होने वाली है। अभी पूरी तरीके से इस पे मुहर नहीं लगी है, फिर भी जो एक खबर है कि 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा करवाई जाएगी। टोटल 60,244 पदों की ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और शायद पुलिस की सेवा में जाने वाले हर एक बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर को आप बिल्कुल गंवाने की जरूरत नहीं है, अपना पूरा दमखम लगा दीजिए, क्योंकि अगर आपको विजयी होना है, अगर आपको सफलता पानी है, तो आपको निश्चित रूप से क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। किसी भी काम को आप करते हैं, हार्ड वर्क उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हार्ड वर्क करते जाइए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमती है। तो आज प्रैक्टिस सेट 1 मैं आज से यहां पे शुरुआत कर रहा हूं, इसका आरंभ कर रहा हूं। डेली आपको यह प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। टोटल मैं पहले यह बता देता हूं कि इसका जो सिलेबस है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? आपका जीएस आएगा, जीएस के यहां पे 38 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा हिंदी के आपको 37 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैथ्स से आपको 38 क्वेश्चंस, जबकि रीजनिंग से आपको 37 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस तरीके से टोटल आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 150 क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए आपके पास जो समय होगा वो होगा 2 आवर्स। 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स में आपको कितने प्रश्नों को सॉल्व करना है? 150 क्वेश्चंस। आपके सामने जो प्रश्न होंगे वो 150 होंगे और आपके पास समय होगा 120 मिनट का। जी हां, और हर प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर? 2 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होने वाला है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है फ्रेंड्स। इसलिए आप जब टिक कर रहे होंगे, जब आप ओएमआर सीट फिल कर रहे होंगे, उस दौरान बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये निगेटिव जो मार्क्स होते हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान करके जाते हैं अच्छे से अच्छे परीक्षार्थियों का। तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि 150 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 2 अंक का है। टोटल आपको जो मिनट दिया जाता है वो 120 मिनट मींस 2 घंटे का पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग होगी। जो निगेटिव मार्किंग है वो है 0.5 का। 0.5 मींस आधा नंबर आपका क्या होगा, कट जाएगा अगर आपका प्रश्न, जो आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो गलत है। तो चलिए, आपको ये सिलेबस समझ में आ गया है। जीएस से 38 क्वेश्चंस, हिंदी से 37, मैथ से 38 और रीजनिंग से 37 क्वेश्चंस। आज जो मैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेके आया हूं वो लेके आया हूं हिंदी का। हिंदी में 37 क्वेश्चंस आते हैं। हम आज आप लोगों को 18 क्वेश्चंस, 18 प्रश्नों की ये सीरीज है। ये प्रैक्टिस सेट 1 पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको कल इसका मिलेगा। जी हां, पार्ट 2 इसी का कल आपको मिलने वाला है। तो समय को वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा हाल में संभवतः मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके कांस्टेबल परीक्षा में आप जब परीक्षा हाल में बैठेंगे, जब आप ओएमआर पे गोला भर रहे होंगे, शायद आपको तब एग्जामनाथ की या ये यूट्यूब चैनल की तब आपको महत्ता समझ में आएगी। तो सभी साथी, जितने भी साथी हमारे यहाँ पे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अन्य प्रतियोगी छात्र भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? गोधूम शब्द का तत्भव है। जी हां, प्रश्न है गोधूम शब्द का तत्भव है। यहां पे गोधूम का ऑप्शन आपके सामने है, गेहूं, गाय, गोबर या गोधन। जी हां, आपको बताना है जो गोधूम शब्द है इसका तत्भव वर्ड क्या है। तो जो हमारा गोधूम है ये हमारा तत्सम वर्ड है। क्या है ये? ये तत्सम है
और इसका जो सही ऑप्शन है वो है गेहूं। जी हां, गोधूम का तत्भव वर्ड गेहूं है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर तत्सम और तत्भव ये होता क्या है। तो तत्सम शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से, तत् प्लस सम। जी हां, तत् प्लस सम। तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब होता है उसके। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब होता है समान। जी हां, उसके समान। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका तत् का अर्थ होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। उसके समान। किसके समान भाई? किसके समान? बिल्कुल, मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। किसके समान? उसके समान। तो किसके समान? यहां पे संस्कृत के समान। तो संस्कृत के समान मतलब वो वर्ड्स जो क्या हो? संस्कृत के समान हो, मतलब जो संस्कृत से डायरेक्ट लिए गए हैं, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। जबकि तत्भव, इधर मैं लिख देता हूं, तत्भव क्या होता है? तत्भव शब्द कितने शब्दों से मिलके बना है? तो तत्भव जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, तद प्लस भव। कितने? तद प्लस भव। तद्भव शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है, तद प्लस भव। तद का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है होना, मतलब उससे होना। तत्भव शब्द किससे बना है? फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत समझ आ रहा होगा। डीपली एक्सप्लेन करूंगा, हर एक प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। हर एक प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट होगा, और वो प्रश्न एक नहीं, आप एक प्रश्नों से कई प्रश्नों को सीख पाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से इस क्लास में हर एक प्रश्नों का पोस्टमार्टम होगा। तो तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव, जिसका मतलब होता है उससे होना। अब उससे होना मतलब संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर के जो बना हो। संस्कृत शब्दों से मैं यहां पे लिख देता हूं, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर जो बना हो, परिवर्तित होकर जो बने, उसे क्या बोलते हैं? उसे फ्रेंड्स हम बोलते हैं तत्भव। समझ में आया आप लोगों को तत्भव क्या होता है? अभी आप सभी बहुत कंफ्यूज होंगे कि तत्सम तत्भव बता तो दिया गया, बट अगर एग्जाम पर भी सर दे दिए होते तो बहुत अच्छे से समझ में आता। बिल्कुल, मैं भी जब कहीं पढ़ता हूं किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो अगर एग्जाम्पल आपके सामने होते, उदाहरण आपके सामने होते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमारे माइंड पे वो सीधे सेट होता है। तो चलिए हम कुछ क्या करते हैं, यहां पे एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। यहां पे देखिए मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूं और बहुत अच्छे से आपको तत्सम और तद्भव समझ में आ जाने वाला है। जैसे एक वर्ड है ग्रह, जैसे एक वर्ड है ग्रह, तो ग्रह हमारा क्या है? ये है हमारा वर्ड है तत्सम। क्या है ये? तत्सम। इधर मैं यहां पे ऊपर क्या लिख रहा हूं? तत्सम, और इधर क्या लिखेंगे हम? तद्भव। अब देखिए ग्रह को बाद में क्या कहा जाने लगा? घर। तो घर जो है ये हमारा क्या है? तत्भव शब्द हो जाता है। इसके अलावा जैसे आम्र, आम्र, तो आम्र को क्या कहा जाने लगा? आम कहा जाने लगा। तो आम क्या है हमारा? तत्भव शब्द है। जबकि आम्र क्या है? हमारा ये तत्सम शब्द है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कर्पूर, कपूर गौरम, कर्पूर गौरम, इसको हम लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? कपूर। तो कपूर जो है ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा आप लोगों को कि तत्सम और तत्भव क्या होता है। तो गोधूम जो हमारा शब्द है ये क्या है हमारा? ये तत्सम है, और इसका जो तद्भव रूप है वो क्या है? गेहूं। इस तरीके से ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ स्वर संधि छांटिए। जी हां, दीर्घ स्वर संधि छांटिए। यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है देवेंद्र, देवेंद्र, महर्षि, गिरीन्द्र की देवर्षि। जी हां, आपको दीर्घ स्वर संधि बताना है। तो यहां पे फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, अपने प्रैक्टिस को, अपने आप को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां तक है। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पे सीख लेते हैं कि ये जो दीर्घ स्वर संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि होती क्या है। जी हां, दीर्घ स्वर संधि अगर हम जान जाए होता क्या है, तभी तो हम इसको कहीं ना कहीं सही टिक कर पाएंगे।
तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री। जी हाँ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद अगर इन अक्षरों के बाद, इन वर्णों के बाद, किसके बाद, ये आपको दिख रहा होगा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद समान वर्ण आए, के बाद समान वर्ण आए, समान वर्ण आए, किसके बाद, इन वर्णों के बाद अगर समान वर्ण आ जाए। समान वर्ण का मतलब क्या, इसके बाद सेम, मतलब छोटा के बाद छोटा आ ही वर्ण आ जाए या छोटा आ के बाद बड़ा आ वर्ण आ जाए। अगर समान वर्ण आए तो क्या होता है, ये मिल करके दोनों, जो समान वर्ण आए तो दोनों मिल करके, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ या री, बड़ा बड़ी बड़ाऊ या री हो जाते हैं। जी हां, हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। तो देखिए छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ या री के बाद अगर समान वर्ण वाले फिर से दूसरे वर्ण आ रहे हैं तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, बड़ा या बड़ी या बड़ाऊ या री हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, यहां पे मैं ऊपर एग्जांपल लिखता हूं। जैसे यहां पे देख लीजिए, विद्या, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, इसमें क्या आया है, बड़ा आया, विद्या आ बड़ा आया है और इसके अलावा क्या जुड़ा है, आलय आ आया। इस तरीके से इसका जब निर्माण होगा तो क्या हो जाएगा, ये अभी मैंने बताया कि अगर छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ या री के बाद समान वर्ण आए, तो देखिए समान वर्ण आया है तो ये किसमें बदल जाते हैं, क्या बन जाते हैं, ये बड़ा बड़ी बड़ाऊ या री हो जाते हैं। तो सीधी सी आने बड़ा आ जाए हो जाएगा। तो इस तरीके से विद्यालय को जब हम क्या करते हैं, संधि करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये विद्यालय हो जाता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को। जैसे एक और एग्जांपल, यहां पे क्या होगा, गिरीन्द्र, इसमें राइट आंसर है, दीर्घ स्वर संधि कौन सा है, तो गिरीन्द्र है। अब कैसे है, देखिए यहां पे क्या आया है, छोटी ई, गिरीन्द्र में छोटी ई आया है, क्योंकि यहां पे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, गिरि धन इंद्र, गिरिधर इंद्र से क्या मिलके बना है, ये बनता है हमारा गिरीन्द्र। देख सकते हैं, मैं नीचे अब इसको रब कर दे रहा हूं। तो देख सकते हैं आप यहां पे कि गिरि धन इंद्र, अब ये भी छोटी ई और छोटी ई तो मिलकर के क्या बन गया, बड़ी। तो देख सकते हैं यहां पे गिरीन्द्र हो गया। इस तरीके से दीर्घ स्वर संधि इसमें क्या होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ या री के बाद समान वर्ण आए तो दोनों वर्ण मिल करके बड़ा आ बड़ी ई बड़ाऊ या री हो जाते हैं, जिसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैंने बताया गिरीन्द्र, तो गिरीन्द्र दोनों में छोटी छोटी बनके क्या बन गया, बड़ी बन गया। जैसे विद्याधन अर्थी, देखिए लीजिए एक और एग्जांपल यहां पे, विद्या धन अर्थी क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा आया और छोटा आया मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा बनेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा विद्यार्थी। जरूर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है। जी हाँ, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है। ऑप्शन है घृणा करना, सॉरी पहला ऑप्शन है घृणा करना या इज्जत हल्की करना, बहुत परेशान करना
असंभव को संभव करना। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, नाक पर सुपारी तोड़ना। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। यही समय है आपको जग जाने का, क्योंकि समय अगर चला गया, इफ यू वेस्ट योर टाइम, अ डे विल कम व्हेन टाइम वेस्ट यू। तो फ्रेंड्स, साथियों, जग जाइए, अभी मेहनत करिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर एक बार परीक्षा आपकी निकल गई तो सब कुछ आपके हाथ में होगा। सोना बाबू से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, पुलिस बन करके सेवा कर सके, तो आज आपको मेहनत करनी होगी। आज आपको अपने रातों की नींदों को हराम करना होगा। तभी आप क्या करेंगे, तभी आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं 50 लाख से अधिक आवेदन यहां पे आए हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप मोटिवेट होइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो जो आपका कंपटीटर है, जो आपका दूसरा प्रतियोगी छात्र है, वो भी कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो आपको एक सीट हासिल करनी है, आपको मेहनत करना है, और मेहनत के आगे हर एक ताले खुल जाते हैं, हर एक चीजें खुल जाती हैं। ये तो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है। एक सीट इस बार आपको लेके रहना है। चलिए देखते हैं। तो नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या होता है? घृणा करना, इज्जत हल्की करना, बहुत परेशान करना, या असंभव को संभव करना। तो आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर दे सकते हैं। मैं बताता हूं, नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब है बहुत परेशान करना। देखिए, इसको याद भी कैसे कर सकते हैं? इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि नाक पर सुपारी तोड़ना। अरे बताइए, सुपारी तो बड़ी मजबूत चीज है यार। अगर नाक पे दौड़ी जाएगी तो क्या होगा? अरे वही होगा यार, बहुत परेशान हो जाओगे। नाक टूट गई, याद करो रामायण में सुपनुखा का क्या हुआ था। नाक तोड़ी गई थी, नाक ही काट दिया था लक्ष्मण जी ने। पूरा क्या हो गया? रामायण हो गया। तो यहां पे नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब क्या है? बहुत परेशान करना। जी हां, सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, समास कहते हैं, संधि कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं। जी हां, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उपसर्ग। तो फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते हैं उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले अगर कोई भी वर्ण लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो ये आंसर तो आपका नहीं होगा, ए आंसर तो आपका नहीं होगा। प्रत्यय क्या होता है? ये लास्ट में जो होता है, ये भी नहीं होगा, आपको पता होगा। अब देख लेते हैं समास या संधि। तो देखिए, जो समास होता है ये शब्दों का संक्षेपीकरण होता है। शब्दों का संक्षेपीकरण। समास की परिभाषा क्या है? देखिए, शब्दों का संक्षेपीकरण जो होता है इसे ही क्या बोलता है? संक्षेपीकरण, या घटाना भी किसका कह सकते हैं आप। जैसे हमने कह दिया राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब देखिए, इसको हम संक्षेपीकरण अगर करना चाहते हैं तो ऐसे भी तो कह सकते हैं राजपुत्र। जी हां, राजा के पुत्र को क्या बोलते हैं? राजपुत्र। तो इस तरीके से समास क्या होता है? ये शब्दों का संक्षेपीकरण होता है। इसमें शब्दों को घटा करके लिखा जाता है, और दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संधि कहते हैं। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि संधि, जी हां, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहा जाता है। संधि कितने प्रकार की होती है, क्या होती है? डिटेल वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। जरूर हम संधि और समास पे एक डिटेल वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? जी हां, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अनेकार्थक का मतलब क्या होता है? जो अनेक अर्थ रखता हो। जी हां, तो ऑप्शन आपके सामने है। यहां पे पहला ऑप्शन है अंबर, दूसरा है बालक, कि साहस या पुस्तक। तो यहां पे ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अनेकार्थक, अंबर जो है, अंबर का मतलब यहां पे कुछ और भी होता है। अनेकार्थक शब्द है ये। क्यों है? अंबर का मतलब वस्त्र होता है, इसका मतलब आकाश भी होता है,
इसका मतलब गगन भी होता है। तो देख सकते हैं आप, इसका मतलब बादल भी होता है। तो ये अनेकार्थक शब्द है क्योंकि अंबर के कई अर्थ होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया? ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, प्रश्न क्या है? अश्व का पर्यायवाची नहीं है। आपको विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे एग्जाम पेपर में आ जाते हैं जिसमें नहीं लगा करके पूछ लिया जाता है और हमारे कंपटीटर्स कैंडिडेट्स वहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि नहीं शब्द को ध्यान नहीं देते हैं और जो ऑप्शन होता है वो गलत ऑप्शन पे टिक करके आ जाते हैं। तो विशेष दोस्तों यहां पे विशेष ध्यान रखिएगा। प्रश्न किया गया है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, है, घोड़ा, तरंग और घोटक। जी हाँ, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है आपका तरंग और ऑप्शन डी है घोटक। तो जी हाँ, जो ऑप्शन सी है तरंग, तरंग जो है ये हमारा अश्व का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि जो वर्ड यहां पे तरंग दिया गया है, तरंग का मतलब होता है उमंग। जी हाँ, तरंग का मतलब होता है उमंग। उमंग का मतलब लहर, एक खुशी, एक जो प्रसन्नता होती है, जो कंपन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं तरंग। तो तरंग जो है ये घोड़े की पर्यायवाची नहीं है, यह अश्व की पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, साकार का विपरीत शब्द कौन सा है? जी हां, साकार का विपरीत शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विकार, ऑप्शन बी निराकार, ऑप्शन सी प्रकार और ऑप्शन डी आपका है आकार। जी हां, आपको बताना है कि साकार का विपरीत शब्द कौन सा है। विपरीत शब्द दोस्तों मतलब विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। यहां पे जो साकार शब्द है इसका अपोजिट शब्द कौन सा है? तो यहां पे जो ऑप्शन बी है, साकार का अपोजिट वर्ड, उसका जो विपरीत शब्द है वो निराकार होता है। जी हां, साकार का अपोजिट वर्ड, साकार का जो विपरीत शब्द है, जो उसका विलोम शब्द होता है, वह होता है निराकार। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? जी हां, इसमें क्या पूछा गया है? चौराहा में कौन सा समास है? अब यहां पे समास आया है और चौराहे में आपको क्या देखना है? कौन सा समास है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, द्विगु समास, ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहां पे द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। जी हां, आपको बताना है कि जो चौराहा शब्द है इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले हम यहां पे बता देते हैं कि जो चौराहा शब्द है यह द्विगु समास का एक उदाहरण है। जी हां, किसका है ये है द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का। अब द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है और इसकी ट्रिक क्या होती है? देखिए, हम किताबी नॉलेज आपको नहीं बताने वाले हैं, किताब तो आप सभी पढ़ते हैं। वो ट्रिक जिसको आप एक बार केवल देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, गारंटी है, शेखर की गारंटी है कि आप आज से द्विगु समास नहीं भूलने वाले हैं। तो द्विगु समास की जो ट्रिक है, ट्रिक आप सभी नोटबुक आप लेके अगर बैठे हुए हैं तो कृपया इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। द्विगु समास में, जी हां, द्विगु समास में किस चीज का बोध होता है? द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। द्विगु समास में किस चीज का बोध होता है? संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो अगर कहीं पे संख्या का बोध हो या संख्या की प्रधानता हो, किस चीज की प्रधानता हो? संख्या की प्रधानता हो, तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए आप किस पे टिक करके आएंगे? सीधे सीधे आप टिक कर सकते हैं द्विगु समास। कब द्विगु समास होगा? जब संख्या की प्रधानता उस वर्ड में हो, उस शब्द में हो, तब आप उस पे कह सकते हैं कि ये द्विगु समास ही होगा।
जैसे कुछ हम एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कहा गया नवरत्न, जैसे नवरत्न, नवरत्न को अगर हम क्या करें, इसको तोड़ते हैं, नवरत्न मतलब नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का, नवरत्न का मतलब नौ रत्नों का समूह को ही क्या बोलते हैं, नौ रत्नों के समूह को ही हम नवरत्न बोलते हैं। या सतमंजिल, एक शब्द ले लीजिए, सतमंजिल, सॉरी सतमंजिल, इसका मतलब क्या हुआ, सात है जिसकी मंजिल, सात है जिसकी मंजिल, मतलब ऐसी इमारत सात है जिसकी मंजिल। तो यहां पे देख रहे हैं कहीं ना कहीं किस चीज की प्रधानता है, कहीं ना कहीं इसमें संख्या का बोध हो रहा है। सात मंजिलों का समूह, सात मंजिल का मतलब सात मंजिलों का समूह, नवरत्न मतलब नौ रत्नों के समूह को, तो जिसमें संख्या का बोध हो वो क्या होता है, बताइए बताइए क्या होता है, बिल्कुल सही बोला आपने, वो क्या होता है, वो हमारा होता है द्विगु समास। बिना सोचे समझे जहां पे संख्या का बोध हो आप तुरंत टिक करके आइए, 1 नैनो सेकंड में आप इस चीज को करके आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में कौन सा समास है। समास से आपको 1 से 2 प्रश्न पेपर में मिलने ही वाला है, इसलिए समास को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूं, जिससे आप लोगों को समास को पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो चलिए यहां पे आज क्वेश्चन हमारा क्या है कि कमल नयन में कौन सा समास है। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। अब देखिए कमल नयन, इसको अगर हम क्या करें, कमल नयन को इस तरीके से लिखें, अलग करें, विच्छेद करते हैं, अलग करते हैं, समास का विग्रह करते हैं, तो क्या होगा, होता है कमल के जैसे नयन वाला, मतलब कमल जैसे नयन वाला। और अगर कमल के जैसे नयन वाला मतलब ये क्या कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, नयन की। नयन की विशेषता क्या है कि कमल जैसे नयन उसके हैं, नयन मतलब आंख, तो कमल जैसे नयन जब है तो कौन सा समास होगा, विशेषता किसमें बताते हैं, कौन सा समास ऐसा होता है जो विशेषता बताने वाला समास होता है। चलिए इसकी भी ट्रिक बता देता हूं, यहां पे आप सब लिख लीजिए कि जिसमें विशेषता बताने वाला जो समास होता है उसे हम कौन सा समास बोलते हैं, कर्मधारय समास बोलते हैं। विशेषता बताने वाला जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे पहले ट्रिक लिख देते हैं, विशेषता बताने वाले समास जो होते, बताने वाला जो समास होता है, वाला समास जो होता है वो कौन सा समास होता है, वह हमारा होता है कर्मधारय समास। आप लोगों को ये बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए। अभी इससे पहले मैंने बताया था द्विगु समास जिसमें संख्या की प्रधानता हो, और अब बता रहा हूं कि कर्मधारय समास क्या होता है, विशेषता बताने वाला जो शब्द हो, विशेषता बताने वाले जो समास हो उसे हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे काली मिर्च, काली है जिसकी मिर्च, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। या लाल मिर्च, लाल है जिसकी मिर्च, क्या होगा, वो भी हमारा कर्मधारय समास होगा। इसके अलावा जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, तो देखिए विशेषता है ना, मुख कैसा है, चंद्र के समान है, चंद्रमा की तरह है, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे नील कमल, नीला है जिसका कमल, या वो कमल जो नीला है, नील कमल, तो यहां पर भी कौन सा समास होगा, ये भी हमारा कर्मधारय समास होगा। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ी सी यहां पे कंफ्यूजन है, यहां पे कर्मधारय समास तो आया और कमल नयन है तो हमको कर्मधारय पे टिक कर देना चाहिए, बट बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहां पे ये है, और आपके एग्जाम पेपर में ये इस तरीके से थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। संभवतः ऐसा नहीं पूछा जाता है
किंतु संभावना आजकल के पेपर्स में होती है जब इस तरीके के एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चन पेपर में डाल दिए जाते हैं। यहां पे कर्मधारय की हमने परिभाषा जान ली कि विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है या जो समास होता है विशेषता बताने वाले, उनको हम बोलते हैं कर्मधारय समास। लेकिन यहीं पे बहुब्रीहि समास भी दिया गया है, और बहुब्रीहि समास की जो परिभाषा होती है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थ का बोध हो। अभी आप लोग नहीं समझे होंगे, चलिए हम इसको और क्लियर कर दे हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, मैं लिख देता हूं यहां पे, जिस समास से दोनों पदों के माध्यम से जिस समास से दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थ का बोध हो, एक विशेष माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल के तौर पे बिल्कुल जैसे दशानन, जैसे दशानन, दशानन में क्या है? 10 है जिसके आनन, अर्थात रावण। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जिस हमने क्या बताया, बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिस समास से दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होने लगे। यहां पे दशानन में आप क्या पढ़ पा रहे हैं? 10 है जिसके आनन। तो भाई किसको कहते हैं? 10 किसके आनन है? 10 मुख वाला कौन था? रावण था। तो दशानन मतलब 10 है जिसके आनन, अर्थात रावण का बोध हो रहा है। एक तीसरा अर्थ यहां पे उपज आया, एक तीसरा अर्थ यहां पे आपको मिल रहा है। तो कौन सा समास होगा ऐसे कंडीशन पे? तब हमारा बहुब्रीहि समास होता है। इसके अलावा अभी यहां पे जो प्रश्न किया गया है वो है कमल नयन। तो कमल के जैसे नयन वाले अर्थात विष्णु। तो अब देखिए यहां पे जो प्रॉब्लम फंस गई कि दोनों ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बहुब्रीहि और एक दिया गया है कर्मधारय। कमल नयन दोनों समास है ये। अगर हम कमल नयन वर्ड की बात करें तो कमल नयन हमारा बहुब्रीहि समास भी है और कमल नयन हमारा कर्मधारय समास भी है। क्यों है? क्योंकि कर्मधारय इसलिए है क्योंकि ये विशेषता बतलाने वाला है, और बहुब्रीहि इसलिए है क्योंकि एक तीसरा अर्थ भी बन रहा है, कमल के समान नयन वाला, अर्थात भगवान विष्णु। तो ये दोनों समास हैं। किंतु अगर आपके पेपर में दोनों ऑप्शन एक साथ पूछ लिए जाए, ऐसे कंडीशन पे आप बिना सोचे बहुब्रीहि समास को टिक करके आइएगा। जी हां, अगर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों समास ऑप्शन के रूप में आपके क्वेश्चन पेपर में मौजूद है, ऐसे कंडीशन पे आप किस पे टिक करके आएंगे? बहुब्रीहि समास पे। जी हां, बहुब्रीहि समास पे आप टिक करके आइए जब दोनों समास ऑप्शन के रूप में मौजूद हो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जी हां, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, ना काम ना खर्च। ऑप्शन बी है बहुत खर्च खराब काम। ऑप्शन सी है बिना खर्च अच्छा काम। और ऑप्शन डी है खर्च कम काम अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल आपने इसको सुना होगा, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, जिससे आप अपनी तैयारी, आप अपने आप को परखते रहिए कि हमारी तैयारी कहां तक हो पाई है। चलिए मैं बताता हूं, इसमें ऑप्शन सी बिना खर्च अच्छा काम अगर हो रहा है तो उसके लिए एक लोकोक्ति है कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। मतलब कुछ भी आपका खर्चा नहीं हुआ और काम कैसा हुआ? बहुत बेहतर हुआ। कैसे? फ्रेंड्स, मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझाना चाहूं। आप बताइए, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते हैं, क्या आपको लूटते नहीं है? आजकल के प्राइवेट स्कूल, आजकल के पब्लिक स्कूल कितना पैसा लूट रहे हैं। लेकिन जब से यूट्यूब की दुनिया ने जन्म लिया, आप कितने भी ग्रामीण अंचल में बैठे हुए हैं, आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज आप क्या है? आप फ्री में यूट्यूब की क्लास पा रहे हैं। जी हाँ, एग्जामनाथ भी आपको फ्री में कंटेंट दे रहा है
और फ्री में दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी, और आप बेहतर प्रश्न भी पा रहे हैं, आपका रंग भी चोखा है। तो बिल्कुल ये एक लोकोक्ति है कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। आप बिना पैसे के, बिना कोई खर्च के अच्छा सा काम आपका हो रहा है। आप घर बैठे, बिल्कुल इस ठंडी में, बहुत ठंडी है फिर भी खड़ा होना होता है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आप रजाई में बैठ करके इस वीडियो को देखिए, और अगर आप सफल होते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही सफल मानते हैं कि चलिए हमारी वजह से, हमारे चैनल के माध्यम से किसी एक बच्चे का क्या हुआ, उसका ड्रीम पूरा हो गया, उसके परिवार का एक रोजगार मिल गया, उसका परिवार अच्छे से अब क्या कर पाएगा, एक जीवन यापन कर पाएगा, क्योंकि बेरोजगारी साहब बहुत है। चलिए बढ़ते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते हैं और हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है। यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है, मोल तोल का बदनाम होना, गुणवान का बदनाम होना, दोष किसी का और नाम किसी और का, और ऊंट का सदा एक रस। जी हाँ, आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन सी, दोष किसी का और नाम किसी और का, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है दोष किसी और का और नाम किसी और का। जैसे कोई अच्छा काम कोई दूसरा करे और क्या हो जाए, उस पे किसी और का नाम लगा दिया जाए, या मर्डर कोई और करके आए और नाम क्या हो, किसी और का लगा दिया जाए, तो ये क्या हो गया, ये कह दिया जाएगा कि लश्कर में ऊंट बदनाम वाली जैसी स्थिति है। बिल्कुल, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता कहने में कुशल हो। जी हां, जैसे हमारे शैलेश लोढ़ा साहब हैं, तुरंत कविता बनती है, बात बात में कविता बन रही है, और ऐसे कवि को क्या बोला जाता है, ऐसे कवि को आसु कवि बोलते हैं, या महाकवि बोलते हैं, सुकवि बोलते हैं, या राजकवि होते हैं। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आसु कवि। वो कवि जो तत्काल कविता कहने में सक्षम होता है, कहने में कुशल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आसु कवि बोलते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। किसमें, इस वाक्य में तेज क्या है, तेज जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिया का मूल रूप है। जी हां, क्रिया का मूल रूप है। ऑप्शन आपके सामने है, कर्म, धातु, व्याकरण या भाषा। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे धातु बोलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, उसे धातु बोला जाता है। अब धातु किसे कहते हैं, हम ये तो जान गए कि जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं, बट थोड़ा सा इसको और मैं डिटेल में बता देता हूं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं, अर्थात जिस मूल रूप से, नोट करते जाइए, जिस मूल रूप से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जिस, यहां पे मैं लिख देता हूं, जिस मूल रूप से क्रिया बनती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। जिस मूल रूप से क्रिया बनती है उसे हम धातु बोलते हैं। आप इसको नोट करते जाइए, उसे हम क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जिस मूल रूप से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। अब यहां पे फिर एक कंफ्यूजन हो गया, हमने कह दिया मूल रूप से, तो ये मूल रूप से कैसे क्रिया बनेगी, अभी भी थोड़ा डाउट्स आप लोगों के मन में है। तो चलिए मैं इसको भी क्लियर करता हूं कि किस मूल रूप से। तो जो क्रिया का साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, आपने देखा होगा जितने भी हमारे क्रिया होती है, जितनी क्रियाएं होती है, उन सब के अंत में लगभग ना लगा रहता है। जैसे जाना एक क्रिया है और इसके लास्ट में क्या लगा है, इसके अंत में क्या लगा है, इसके अंत में लगा हुआ है ना। जैसे पाना, जैसे लिखना,
तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या है, ये सारे शब्द हमारे क्या है, ये सभी शब्द हमारे क्रिया है और इनके अंत में क्या लगा है, ना लगा रहता है। एग्जाम्पल के तौर में मैंने बताया आपको, जैसे लिखना, जैसे लिखना, तो लिखना क्या है, एक प्रकार का ये क्रिया है, ये क्रिया शब्द है और इसके अंत में क्या लिखा है, ना लिखा है। अब ये ना शब्द को हटा दिया जाए तो जो हमारा मूल शब्द बचता है इसे ही हम धातु बोलते हैं। जैसे इसमें क्या बचा, लिख, हमने कहा इन सभी साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है और अगर उस ना को हटा दिया जाए तो जो क्रिया बचती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम धातु बोलते हैं। तो यहां पे लिख ना, लिख प्लस ना, तो ना को हटा दिया जाए तो जो मूल रूप बचा वो बचा लिख, और लिख ही हमारा क्या हो गया, यही हमारा धातु हो गया। तो फ्रेंड्स अब समझ में आया कि धातु क्या होता है, जितनी भी क्रिया होती है वो क्रिया की जो मूल रूप होता है, मूल रूप को हम धातु बोलते हैं। और जो क्रियाएं होती है उसमें प्रायः उनके शब्दों के अंत में ना शब्द लगा रहता है, और अगर उस ना को हटा दिया तो जो मूल रूप बचता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं धातु। तो ये हमारा लिख क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। अब यहां पे प्रश्न क्या था, क्रिया का मूल रूप है, तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। इस तरीके से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। यहां पे रेखांकित किस पे है, यहां पे आप देख सकते हैं रेखांकित है आप पे। तो आप क्या है, आप जो शब्द है वो क्या है, क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है। तो जी हाँ, ये जो हमारा है ये क्या है, आप, हमारा रेखांकित शब्द जो आप है यह सर्वनाम है। जी हाँ, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। जी हाँ, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। तो आचार्य का क्या होता है, शिक्षक, आर्य या गुरु या आचार्य। तो आचार्य का पुल्लिंग, पुल्लिंग मीन्स मैस्कुलिन जेंडर, अरे अंग्रेजी में मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, मतलब जो आचार्य है या स्त्रीलिंग है और इसका जो पुल्लिंग होगा वो क्या होगा, आचार्य होगा। डी इज द राइट आंसर, डी फॉर डेनमार्क, डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस बार क्या फिर पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा, और इसमें एक वर्ड क्या जोड़ा गया है, नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, अमीरी, कमल, सुंदरता या करुणा। आपको बताना है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी नहीं है, यहां पे जो कमल है या भाववाचक नहीं है। किंतु फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं, कैसे हम ट्रिक के माध्यम से ये पहचान पाए कि ये है हमारा भाववाचक संज्ञा है। जब हम ये सीख जाएंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है तो हम ऑप्शन को बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे, उसको चिन्हित कर पाएंगे कि ये ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो देखिए, जो भाववाचक संज्ञा होता है उसे आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, आप उसे छू नहीं सकते हैं, हाँ उसको आप महसूस कर पाएंगे। जैसे अमीरी, किसी की अमीरी को जाके आप छूइए, जाके उसको स्पर्श कीजिए, उसको टच कीजिए, कर पाएंगे, जी नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। सुंदरता, कोई लड़की है बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता को जाके टच कीजिए, नहीं, आप उसकी शरीर को तो टच कर सकते हैं, आप उसकी सुंदरता को स्पर्श नहीं कर सकते, उसको आप छू नहीं सकते हैं। जैसे करुणा, आप इसको भी, करुणा भी आप छू नहीं सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ और एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं यहां पे। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी को आप छू सकते हैं क्या, नहीं छू पाएंगे, ये क्या है हमारा भाववाचक संज्ञा है। जैसे कह दिया जाए वफादारी या कह दिया जाए साहस, किसी के साहस को, बहादुरी, आप इन सभी, ये जितने वर्ड्स हमारे दिए गए हैं मैं बता रहा हूं, ये सब क्या है, ये सब है हमारे भाववाचक संज्ञा। और प्रश्न क्या था, भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कमल को तो टच किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, कमल राष्ट्रीय पुष्प हमारा भारत का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प भी हमारा क्या है, बताइए बताइए जल्दी बताइए। आप अगर देश में रहते हैं तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल ही तो है, तो कमल को आप टच कर सकते हैं, और वो जो इसको टच कर सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल नहीं होती है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। कल आपको इसी का पार्ट 2 भी मिलेगा, क्योंकि हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हिंदी से 37 क्वेश्चन, 37 प्रश्न आएंगे। आज मैंने आपको 18 प्रश्नों की श्रृंखला दिखाई है, बताई है और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। चलिए मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला क्या है? अरे मटमैला उस घर की विशेषता ही तो है, और विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या होता है? विशेषण होता है, विशेष्य होता है, संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। तो जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों विशेषण। बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं? उसको विशेषण बोला जाता है। जैसे हमने कहा कि आज मैं काली पेन से आपको बोर्ड पे लिखा रहा था, तो इसका कलर कैसा है? इस कलम, इस जो हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर का कलर कैसा है? काला है। तो काला है, यही तो विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? उसे विशेषण बोलते हैं। तो जो रंग रंगवाया घर का, वो किस रंग से रंगवाया? मटमैला। तो मटमैला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी भाइयों और बहनों से हमारा रिक्वेस्ट है कि एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको बेहतर प्रैक्टिस सेट, बेहतर कंटेंट आपको अनवरत मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।